Welcome to Bind EduTech, and we are continuing the text portion of the chapter number 2 from Hornbill, We are not afraid to die. हम लोग इस चैप्टर का काफ़ी बड़ा पोर्शन टेक्स्ट बुक से लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड उसको डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। जो इसके पहले का वीडियो था उसमें हम लोगों ने इस पैराग्राफ तक डिस्कस किया था, ये पैराफिन वर्ड को डिस्कस किया था और एक एंकर वर्ड को डिस्कस किया था और एक इम्प्रोवाइज्ड वर्ड को डिस्कस किया था। ये वर्ड मैंने डिस्कस किया था कल कि पैराफिन मतलब वैक्स होता है, ठीक है, बैरल्स मतलब ड्रम होता है, एंकर जो है वो मैंने पिक भी दिखाया है पहले और उसके बारे में काफ़ी बताया है जब वो पहली बार आया था वो वर्ड इस चैप्टर में उसी समय। फिर ये वर्ड इम्प्रोवाइज्ड वर्ड हम लोग डिस्कस किए थे कि इम्प्रोवाइज्ड करना मतलब क्या होता है। तो इसको आसानी से याद करने के लिए जैसे इम्प्रोवाइज वर्ड है तो इम्प्रूव करना उसी से ना बना है। और इम्प्रूव करने का मतलब होता है कि विदाउट प्लानिंग कोई काम, किसी भी तरह का एक्शन, किसी भी तरह का वर्क किया जाए तो इम्प्रोवाइज्ड कहा जाता है। और मैं उसको क्रिकेट से भी जोड़ के समझा रहा था कि आजकल क्रिकेट में आप लोग सुनते होंगे और देखते होंगे कि कुछ बैट्समैन हैं या कुछ बॉलर्स हैं जो इम्प्रोवाइज्ड करके शॉट्स लगाते हैं और बॉल फेंकते हैं। बैट्समैन अलग अलग तरह का इम्प्रोवाइजेशन होता है, सब बहुत सारे बैट्समैन का। कोई स्कूप करता है, अब बॉलर्स का इम्प्रोवाइजेशन होता है कि फास्ट बॉलर है और 150 किलोमीटर पर आवर 4 बॉल फेंका और 5वां बॉल जो है वो फेंका 115 किलोमीटर या 120 किलोमीटर। लगातार 4 बॉल फेंका 150 किलोमीटर की गति से और 5वां बॉल जो फेंका वो 120 किलोमीटर की गति से ही सही फेंका और उसी एक्शन में फेंका। तो ये जो उसने क्या किया, इम्प्रूव किया। इसी को यहाँ पर इम्प्रोवाइज्ड बताया जाता है कि पूछा जाएगा कि क्या इम्प्रोवाइज्ड किया, तो एंकर नहीं होने के वजह से, वॉश आउट हो जाने के वजह से नरेटर ने कुछ अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके एंकर के रूप में उनको यूज़ किया। और वो चीज़ें क्या थीं वो भी हम लोग डिस्कस किए थे कि वो 22 लीटर के 2 बैरल्स थे, ड्रम्स थे प्लास्टिक के बने हुए, जिसमें क्या भरा हुआ था, पैराफिन भरा हुआ था। पैराफिन का मतलब मैंने बताया था वैक्स भरा हुआ था। वैक्स का फिर हम लोग मीनिंग आगे भी डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में। तो अगर पूछ दे कि इस वर्ड से कि क्या इम्प्रोवाइज किया था नरेटर ने, तो एग्जैक्टली ये वाला जो पैराग्राफ है, ये जो सेंटेंसेस हैं, वो लोग जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों को याद आ जाएगा कि कहाँ पे इम्प्रोवाइज वर्ड है, अगर वो रिकॉल करना चाहेंगे तो। ये जो वर्ड है इम्प्रोवाइज्ड, इससे अगर सवाल आ जाए कि क्या इम्प्रोवाइज किया था नरेटर ने, ठीक है, और क्यों किया था, कैसे किया था, कोई भी सवाल आ जाए इस वर्ड से, तो आपको यही जो बातें दी हुई हैं इम्प्रोवाइज्ड के बाद से, देखो यही एक सेंटेंस का जो यहाँ पे बात लिखा हुआ है
इम्प्रोवाइज्ड के बाद से, तो आपको अपने आंसर में कोई भी वर्ड क्वेश्चन इससे रिलेटेड इम्प्रोवाइज्ड वर्ड यूज़ करके पूछेगा तो उसका आंसर में ना यही सारे वर्ड्स टीचर देखना चाहेंगे। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, मैंने आपको बताया था कि 2 22 लीटर के बड़े बड़े प्लास्टिक ड्रम्स जिनमें वैक्स भरा होता है, अब वो शिप पे रखा रहता है क्योंकि इंजन है और बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उनमें वैक्स करने की ज़रूरत, वैक्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बड़ा बड़ा ड्रम रखा हुआ है, 22 लीटर का ड्रम प्लास्टिक का, तो उनको एक मोटे से नायलॉन रस्सी में बांध करके, ये वर्ड नायलॉन वर्ड मैंने बोला था याद रखना, नायलॉन रस्सी से बांध करके 2 ड्रम्स को उन्होंने नीचे समुद्र में फेंक दिया। ये इम्प्रोवाइज्ड किया उसने, एंकर नहीं था तो ड्रम्स को, 2 ड्रम्स को मिला करके एक एंकर के रूप में उन ड्रम्स को यूज़ कर लिया। यही था इसका इम्प्रोवाइजेशन। कोई चीज़ नहीं है और आप कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं, बोलचाल की भाषा में इसको ही हम लोग इम्प्रोवाइजेशन बोलते हैं, मतलब बहुत टेक्निकल अपर लेवल पे। और हम लोग बातचीत करते वक्त इसको, ये वर्ड जो बोलते हैं कि जुगाड़ हो जाएगा चलो ना, तो वो होता है इम्प्रोवाइज़ करना। तो इन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया, सी एंकर के जगह वो पैराफिन फिल्ड 22 लीटर प्लास्टिक ड्रम्स यूज़ किया। एक पिक मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो जो ये वर्ड जो यूज़ है ना, 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, ठीक है, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ड्रम होता है, 22 लीटर कैपेसिटी लिखा है और उसमें वैक्स भरा होता है। एक पिक देखो तो तुमको थोड़ा और क्लियर होगा कि वो ड्रम्स कैसे होते हैं। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इसको फॉलो करते होंगे। यहाँ देखो अभी आया था ड्रम का फोटो, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसके बारे में अभी आगे बताएंगे, अभी इसी ये में आएगा। देखो ये ड्रम्स, ये देखो ड्रम्स आपको दिखाई दे रहा होगा। हमको लगता है कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने ऐसे ड्रम्स देखे होंगे, घर घर में रहता है ये। तो ऐसे ड्रम्स, ये एक मतलब बहुत सारे ड्रम्स रखे हुए हैं, देखो लाइन से। इनमें क्या भरा हुआ है? वैक्स। यूज़ आता होगा, मशीनरीज है, इंजन है। तो ऐसे ही 2 ड्रम्स को, 2 22 लीटर का कैपेसिटी का ड्रम्स को बांध करके, हेवी नायलॉन रस्सी से बांध करके और नीचे समुद्र में उसको गिरा दिया नरेटर ने। ऐसा उसने मतलब इन 2 ड्रम्स का इस्तेमाल उसने किस चीज़ के रूप में किया? तो एंकर के रूप में किया। एंकर के रूप में करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मेन एंकर जो था वो वॉश ऑफ हो गया था, वो मतलब वेव में, पानी की लहर में वो बह गया था मेन एंकर, ठीक है, और रस्सी उसी सब तोड़ते हुए अपना, कुछ था नहीं मेन एंकर। तो इन ड्रम्स को, 2 ड्रम्स को एंकर के रूप में यूज़ करना, यही बात को या इस चैप्टर में इम्प्रोवाइजेशन बोला है।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा था। इम्प्रोवाइजेशन वर्ड से क्वेश्चन अगर आएगा, और वैसे भी इम्प्रोवाइजेशन वर्ड भी बहुत काम आएगा आपके 11th-12th में, जिसका मीनिंग उसके वर्ड से ही समझा जा सकता है, इनिशियल लेटर्स से इम्प्रूव करना। ठीक है, तो ऐसे बॉटल्स को उसने, ऐसे मतलब ड्रम्स को उसने यूज़ किया एंकर के रूप में, बोट के स्पीड को कम करने के लिए। यहाँ पैराफिन पे ख़त्म हुआ था ना, इसका जो मैं नोट्स देता हूँ, एक्सप्लेनेशन जो देता हूँ, ये देखो यहाँ से है, इस पैराग्राफ का जो शुरू से, ये पैराग्राफ देखो यहाँ शुरू होएगा, ये आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं टेक्स्ट बुक में। ये पैराग्राफ जो पैराफिन पे ख़त्म हुआ था पढ़ चुके हैं। इसी का एक्सप्लेनेशन ये है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, आई डिड नॉट नो हाउ टू रिप्लाई माई सन। सन ने एक ऐसी बात कही, एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसका कोई रिप्लाई नरेटर के पास नहीं था। यहाँ लिखा हुआ है। अब अगर पूछ दे कि ऐसा सन ने कौन सा बात कहा था नरेटर से जो नरेटर के पास उसका रिप्लाई नहीं था, मैंने एक वर्ड यूज़ किया स्पीचलेस, तो तुमको याद रहेगा तब कि उसके बेटे ने उसको कौन सा, अपने फादर से क्या ऐसी बात कही थी जिस बात का कोई उत्तर, कोई आंसर उसका फादर नहीं दे पाया था नरेटर। और वो बात पर ही ये चैप्टर का टाइटल रखा गया है, उसी स्टेटमेंट को इस चैप्टर का टाइटल बनाया गया है। तो जो लोग इस चैप्टर को शुरू से पढ़े होंगे लाइन बाय लाइन और किसी भी माध्यम से, तो वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि टाइटल जो बना हुआ है वही उसके बेटे का स्टेटमेंट था, जॉन का। कितने साल का? 6 साल का। तो उसका कोई रिप्लाई फादर के पास नहीं था। ठीक है, ही वॉज स्पीचलेस। वो बाहर आ गया केबिन से, और उसके बेटे का जो ये स्टेटमेंट था ना, जिसका जवाब वो नहीं दे पाया, इस स्टेटमेंट का, अब वो स्टेटमेंट सोचो कि जिसका जवाब ही नहीं सूझा नरेटर को, तो वो स्टेटमेंट कितना गहरा प्रभाव या गहरा सोच में डाल दिया होगा नरेटर को, तभी तो आंसर नहीं दे पाए ना, गहरी सोच में पड़ गए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत मतलब घिसा पिटा एग्जाम्पल दे रहे हैं, गहरी सोच में पड़ गए तभी ना आंसर नहीं दे पाए। जैसे कोई पूछ लेता है कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया, तो गहरी सोच में पड़ जाना पड़ता है कि भाई मुर्गी आया पहले कि अंडा आया। कोई पूछ लेता है कि डंडे में झंडा लगा रहता है कि झंडे में डंडा लगा रहता है, तो उसका उत्तर देने के लिए आप सोच में पड़ जाते हैं। उसके बेटे ने जब उससे कहा कि मुझे या हमें मरने से बिल्कुल डर नहीं है, आप ये मत समझिए कि मैं डर रहा हूँ, ठीक है, मुझे मरने से बिल्कुल डर नहीं है, अगर हम सब साथ हैं तो। हम सब मतलब वो उस परिवार के चारों मेंबर। तो इस स्टेटमेंट ने इतना गहरा इफ़ेक्ट डाला, सोचने पर मजबूर कर दिया, और एक पॉजिटिव बात ये हुआ कि इस स्टेटमेंट ने नरेटर को एक अलग सा एनर्जी दिया। अब आप इसको इमोशंस से भी जोड़कर देख सकते हैं
भावनाएं, अब कोई भी फादर रहेगा और उसका बेटा जो है वो अपने फैमिली को बचा नहीं पा रहा है और बेटा उससे पूछ रहा है कि डैडी क्या हम लोग मरने वाले हैं, और फिर बेटा इतना समझदार है 6 साल की उम्र में कि वो ये स्टेटमेंट देता है अपने डैड को कि आप ये मत समझिएगा कि मुझे डर लग रहा है मरने से, मैंने आपसे पूछ लिया कि क्या हम मरने वाले हैं, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मुझे डर लग रहा है। इसलिए वो आगे बोलता है, ही कंटिन्यूड, कि मुझे मरने से मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब एक साथ हैं तो यहीं से टाइटल बना दिया गया था। तो वो जो उसके बेटे ने जो फादर को बोला ना ये सेंटेंस, मतलब कि मरने के लिए भी हम तैयार हैं, तो एक फादर का इमोशंस को समझना पड़ेगा, जो समझना अभी आपके लिए तो बहुत कठिन काम है, आप जिस उम्र में हैं, लेकिन फिर भी आप इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि एक फादर क्या कर सकता है अपने फैमिली को बचाने के लिए। कुछ भी कर सकता है। इवन अगर उस फादर से उसकी जान भी मांग ली जाए, उसके पूरे फैमिली को का जान के बदले उसकी जान मांग ली जाए, तो मुझे लगता है कि फादर अपना जान दे देंगे लेकिन अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने देंगे। ये बात हमारे पेरेंट्स दोनों पे लागू होता है। फादर बोल रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये मत समझना कि सिर्फ पिता की तरफ ही ये बात लागू होता है, ये हमारे पेरेंट्स में दोनों पर लागू होता है कि वो अपनी जान दे कर के भी अपने परिवार की रक्षा करेंगे, चाहे उसमें जान ही क्यों ना चला जाए। तो ये एक थिंकिंग, एक जोश आ गया नरेटर के मन में, और उसने यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ था जो पॉइंट में है कि उसने क्या डिटरमाइन किया। अब ये डिटरमाइन वर्ड जो है वो टेक्स्ट बुक में जब आया था तो वो किसी और, शायद डिटरमाइंड था या किसी और वर्ड के रूप में आया था, एक बार कंफर्म हो लेते हैं। हाँ, यही था, डिटरमाइंड टेक्स्ट बुक में था। तो ये डिटरमाइंड वर्ड के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ता के साथ निश्चय करना। मतलब ये नहीं कि अभी कुछ और तय किए और आधा घंटा बाद फिर प्लान बदल गया। दृढ़ निश्चय करने के लिए डिटरमाइंड वर्ड यूज़ किया गया है। अगर आप इसको हिंदी के अलावा और सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में समझना चाहिएगा तो डिटरमाइंड का मतलब है फोकस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, डिसाइड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आई डिसाइड टू फाइट द बैड वेदर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, सेम मीनिंग निकलेगा। लेकिन डिटरमाइंड वर्ड क्या है? स्टैंडर्ड को बढ़ा देता है। तो डिटरमाइंड वर्ड यूज़ कर लिए अगर कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसमें ये बात लिखना पड़े कि अपने बच्चों के केबिन से
निकलने के बाद नरेटर क्या डिटरमाइंड करता है, मतलब किस निश्चय पर पहुंचता है, क्या करने की ठानता है, क्या डिसाइड करता है, वो बहुत छोटे से एक सेंटेंस में दिया हुआ है और बहुत बड़ा बात लिखा गया है यहाँ, जो मैं अभी समझा रहा था पेरेंट्स के बारे में, वो बात यहाँ बताई गई है। आई वॉज डिटरमाइंड टू फाइट, यहाँ है डिटरमाइंड टू फाइट द बैड वेदर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। अब ये बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी का क्या मतलब होता है, इसको आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो थोड़ा कठिन लगेगा उसका मीनिंग निकालना। इसका आप आसान मतलब समझिए, बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मतलब जी जान लगा करके। नरेटर जो है वो बच्चों के कमरे से निकलते हैं तो ये डिटरमाइंड करते हैं, ये मतलब निश्चित करके निकलते हैं, ये डिसाइड करके निकलते हैं कि वो फाइट करेंगे। किससे? सी से और बैड वेदर से, बैड सिचुएशन से, इन सब चीज़ से वो क्या करेंगे? फाइट करेंगे, मतलब लड़ेंगे। अब यहाँ इसका लिटरल मीनिंग तो तुम नहीं निकालोगे कि समुद्र से लड़ने लगेगा जा कर के नरेटर, ऐसा पॉसिबल तो नहीं ना है कि नरेटर जाके समुद्र से लड़ने लगे। इसका मतलब है, यहाँ फाइट का मतलब है सामना करना। फाइट करना मतलब संघर्ष करना और सामना करना। तो वो सामना और संघर्ष करने का डिटर्मिनेशन लेते हैं उस बैड वेदर का, उस बैड सिचुएशन का, टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, मतलब कि जी जान से जितना हो सकता था उतना वो करने के लिए डिसाइड करते हैं जब अपने बच्चों के कमरे से निकलते हैं। तो अब उसके बाद अब डिटरमाइन तो कर लिए, पर क्या क्या करना पड़ेगा इसको पूरा करने के लिए वो बताया गया था टेक्स्ट बुक में। उसमें से ये लिखा गया पॉइंट देखो, टू प्रोटेक्ट द वीक साइड ऑफ द शिप आई डिसाइडेड टू रिड्यूस स्पीड ऑफ द शिप। कि सबसे पहला डिसीजन इनका ये था कि शिप के स्पीड को कम करना है। इसी को जब आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा, ये ऊपर टेक्स्ट बुक का है, तो इसमें भी लिखा हुआ है टू हीव टू, तो मैंने बताया था उसका मतलब टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ शिप। जैसे वो मतलब ये डिटरमाइंड करते हैं ना कि जी जान लगा करके बच्चों की रक्षा करेंगे ही करेंगे, किसी भी तरह हो जाए, तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले क्या क्या एक्शन लेते हैं? सबसे पहले वो क्योंकि राइट साइड बहुत कमज़ोर हो गया था तो स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं, बोट के स्पीड को। दूसरा काम, वो बोट को इस तरह से चलाते हैं कि जो समुद्री लहरें हैं उनका सामना डैमेज पार्ट से न हो, बल्कि अनडैमेज्ड पार्ट, फ्रंट ऑफ पोर्शन, अनडैमेज्ड पोर्शन से लहरें आकर के टकराएं। इस तरीके से ये जहाज चलाते हैं कि जो सी वेव्स हैं वो वीकेंड जो पोर्शन था राइट साइड वाला कमज़ोर, उधर से नहीं टकराएं, बल्कि फ्रंट जो अनडैमेज्ड पार्ट था उससे समुद्री लहर टकराए। ये काम किया उन्होंने। और तीसरा जो उन्होंने काम किया बचाव के लिए, वो अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने बोट का स्पीड कम करने का एक और तरीका भी आजमाया। अगर कुछ उसमें ब्रेकिंग सिस्टम रहता होगा तो वो तो तरीका आजमाया ही,
लेकिन अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ दे वेरी शॉर्ट में कि बोट का स्पीड कम करने के लिए क्या किया, एंकर तो था नहीं उसके पास, क्या मुसीबत आई, क्या किया, तो ये सेंटेंस तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि एंकर का काम ही होता है स्पीड को रिड्यूस करना। तो एंकर तो था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक थिक नाइलॉन रस्सी लिया और उसमें बांध दिया 22 लीटर का वैक्स ड्रम्स, और उन ड्रम्स को किस चीज के रूप में यूज किया, आई यूज्ड दिस, मतलब ये 2 ड्रम्स उसने यूज किया एंकर के रूप में, क्योंकि एंकर वॉश आउट हो चुका था, और एंकर के रूप में इसलिए यूज किया क्योंकि उनको बोट का स्पीड क्या करना था, रिड्यूस करना था। तो ये वो जो टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ पढ़े थे वहाँ तक का एक्सप्लेनेशन था। इसके आगे फिर एक छोटा सा पैराग्राफ है टेक्स्ट बुक का, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।